Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We have started series of question answer of NCERT. तो हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे और ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है, तो उसे ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को ज़रूर आपको देखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको क्या आंसर लिखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi everyone, this is Q&A session of chapter number 9, which is biomolecules. Rest up to chapter number 8, all the Q&A has been uploaded on our channel. So if you have not yet seen those videos, the link will be provided in the description box. So go and watch those videos also. Question answers बहुत important है, especially NCERT के question answers. इसीलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर 9 का जो वन शॉट वीडियो है ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो. एनिमेटेड वीडियोस भी इस चैप्टर के प्रिपेयर किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? तो मैक्रोमोलिक्यूल्स काफी सिंपल सी चीज है. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो मतलब लार्ज. तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलॉइडल स्टेट में पाए जाते हैं इन द इंटरसेल्युलर फ्लूइड. व्हाट इज इंटरसेल्युलर फ्लूइड? इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. They are formed by polymerization of low molecular weight micromolecules. तो यहाँ पे ये कैसे बन रहे हैं? लो मोलिकुलर वेट के यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. इनका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे और इससे फॉर्म हो जाएगा एक मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दैट आर पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्युस्ट्रेट द ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. So glycosidic bond is formed normally between carbon atoms. ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बनता है कार्बन एटम्स के बीच में. कौन सा कार्बन? 1,4 कार्बन. ठीक है, और जो नेबरिंग मोनोसेकेराइड्स यूनिट है उनके बीच में. पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें सो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट जॉइंस द 2 अमीनो एसिड्स. 2 अमीनो एसिड को ज्वाइन किससे करता है? NH-CO बॉन्ड लिंकेज से. ठीक है, NH और CO लिंकेज से ये ज्वाइन करता है. तो ग्लाइकोसिडिक में क्या है? 1,4 कार्बन एटम है जो कि अपने नेबरिंग मोनोसेकेराइड यूनिट से अटैच हो रहा है. पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? ये कोवेलेंट जॉइन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो ज्वाइन करता है 2 अमीनो एसिड्स को NH-CO लिंकेज के साथ में. नेक्स्ट क्या आता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है. क्या है ये? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है. किसके बीच में? फॉस्फेट एंड 2 शुगर ग्रुप्स. ठीक है, फॉस्फेट और 2 शुगर ग्रुप्स के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है. ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कुछ इस तरीके का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके से शुगर फॉस्फेट इस तरीके का बैकबोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, ये क्लियर है सभी को? इसके बाद में क्वेश्चन 3 है व्हाट इज मेंट बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. टर्शरी स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? तो टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है. इसमें क्या होता है? जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि कॉइलिंग और फोल्डिंग कर लेती है. क्या हो जाता है इसमें? कॉइलिंग हो जाती है और फोल्डिंग हो जाती है, जिससे कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? tertiary structure of protein. Now these coils and folds are attached to hide the non-polar amino acid chain and to expose the polar side chain. ठीक है, क्या है? 3D पहला पॉइंट, 3 डायमेंशनल शेप होता है. क्यों होता है 3 डायमेंशनल शेप? बिकॉज ऑफ हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन जिसकी क्या हो जाती है? कॉइलिंग एंड फोल्डिंग. ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो
कि कॉइलिंग और फोल्डिंग होने के कारण जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है, नॉन पोलर अमीनो एसिड जो है वो हाइड हो जाता है और जो पोलर साइड चेन है, पोलर साइड चेन जो है ये आपके क्या हो जाती है, ये एक्सपोज हो जाती है। Is that clear? Now these tertiary structure is held together by a weak bond. ये weak bond है। तीसरा पॉइंट भी इसमें आप लिख सकते हो, this is a weak bond. ये weak bond से जुड़ा हुआ होता है between various parts of the polypeptide chain. Is that clear or not? I hope is that clear to you all. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, find and write down the structure of 10 interesting small molecular weight biomolecules. ठीक है, इन्होंने बोला है कि 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताइए और बताइए कि वो कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है या नहीं करती है और उनके बायर्स कौन है। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 8 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी, बाकी के जो 2 हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और 2 कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, कौन उन्हें मैन्युफैक्चर करता है और उनके बायर्स कौन है। 2 आपके होमवर्क है, बाकी के 8 मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो पहला है, सभी के स्ट्रक्चर आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट इज एडेनोसाइन, सेकेंड इज थाइमिडीन, थर्ड सुक्रोज, फोर्थ माल्टोज, फिफ्थ लैक्टोज, सिक्स्थ राइबोज, सेवेंथ डीएनए एंड 8th आरएनए। तो आपको स्ट्रक्चर किसका याद रखना है, डीएनए का, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। आरएनए का भी आपको याद रखना है, डीएनए का भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सुक्रोज, These are मेन 3 ही आपको याद रखने हैं, सुक्रोज, डीएनए एंड आरएनए। इनका बस आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, बाकी नाम आपको सभी याद रखने हैं। इसके बाद में कौन इन्हें मैन्युफैक्चर करता है, तो पहले तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, पहले तो स्टार्च प्रोडक्ट्स। देखो स्टार्च प्रोडक्ट जो है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, लिक्विड ग्लूकोज ये वाली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज और सेल्यूलोज, ये मैन्युफैक्चर करेगी मैप लिमिटेड। ठीक है, मैप इंडिया लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बायर्स कौन कौन है अब बताइए, ये चीजें खरीदेगा कौन। ठीक है, अब ये चीजें खरीदेगा कौन, तो जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज में हो सकती हैं। ठीक है, तो जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो लेबोरेटरीज होती हैं, फिर दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद सकते हैं जो कि यूज़ करें इन बायोमोलिक्यूल्स का कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी इंडस्ट्रीज इन बायोमोलिक्यूल्स को खरीद के इनका यूज़ करके दूसरा प्रोडक्ट बना लें, तो ये उनके बायर्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। If you are given a method to know which amino acid is at either of 2 terminal end of the protein, can you connect this information to purity or homogeneity of a protein? तो यहाँ बोला है कि प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, अगर आपको एक मेथड बतानी हो जिसमें अमीनो एसिड जो है वो 2 टर्मिनल पे, मतलब दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है प्रोटीन के, तो आप इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके आप प्यूरिटी और होमोजेनिटी के बारे में क्या बता सकते हो। तो देखो आंसर इज yes if we are given a method to know a sequence of protein। ठीक है, अगर हमें सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन का वो दिया हो मेथड, we can connect this information to purity of a protein. It is known that an accurate sequence of a certain amino acid is very important for the functioning of a protein। अगर आपको accurate amino acid का सीक्वेंस पता है तो वो फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इफ देयर इज एनी चेंज इन द सीक्वेंस, अगर कोई चेंज हुआ है, इट वुड ऑल्टर इट्स स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा और स्ट्रक्चर बदलने से फंक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी आर प्रोवाइडेड विद अ मेथड टू नो द सीक्वेंस फॉर एन अननोन प्रोटीन, देन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड कंपेयर इट विद एनी ऑफ द नोन करेक्ट प्रोटीन सीक्वेंस। मान लो अगर आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि इस प्रोटीन का करेक्ट सीक्वेंस क्या था। ठीक है, एनी चेंज इन द सीक्वेंस, अगर कोई भी चेंज हुआ है तो उसको हम लिंक कर सकते हैं प्यूरिटी और होमोजेनिटी से प्रोटीन की। जैसे कि एनी वन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ऑल्टर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन।
बात समझ में आ रही? ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है, और एक अननोन प्रोटीन आपको दे के रखा है, अननोन प्रोटीन आपको दे के रखा है, और आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि इसमें क्या चेंज किया गया है। तो आपको नॉर्मल प्रोटीन बता दिया गया है कि ये, आपको इतना बता दिया है कि ये नॉर्मल प्रोटीन है, ये अननोन है, तो इसमें क्या चेंज है। तो डेफिनेटली आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ये आसानी से बता सकते हो कि जो ऑल्टरेशन है वो कहाँ पे किया गया है, ठीक है, ऑल्टरेशन कहाँ किया गया, और अगर ऑल्टर करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। Am I right or not? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होगा, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर हम हीमोग्लोबिन जो है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा, और उसकी वजह से एक डिसीज कॉज होगी जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये आंसर में आपको इस तरीके से इसको एलैबोरेट करना था। आप चाहो तो इनके पॉइंट्स भी बना सकते हो, ये पैराग्राफ के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन यूज्ड एज थेरेपेटिक एजेंट्स। ऐसे प्रोटीन के बारे में बता जो थेरेपेटिक एजेंट का काम करते हैं, और फाइंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और बाकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, जैसे कॉस्मेटिक्स में क्या प्रोटीन यूज होता है, बताइए, कॉस्मेटिक्स में प्रोटीन का यूज होता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोटीन्स यूज्ड एज थेरेपेटिक एजेंट्स आर एज फॉलोज। जो थेरेपेटिक एजेंट्स की तरह यूज होते हैं वो क्या क्या है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ठीक है, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, एक ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हेल्प करते हैं। फिर इंसुलिन, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। रेनिन, रेनिन क्या करता है, इट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में। प्रोटीन्स जो है दूसरी चीजों में भी यूज हो सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनमें भी, टॉक्सिन्स में, एंड एज बायोलॉजिकल बफर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल बफर्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं हम, प्रोटीन्स थेरेपेटिक की तरह अगर हम उन्हें यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्या है थेरेपेटिक में, थ्रोम्बिन, ठीक है, एंड फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, पहला। दूसरा, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। तीसरा, रेनिन। चौथा, इंसुलिन, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, थेरेपेटिक प्रोटीन से। इसके बाद में और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है प्रोटीन, तो प्रोटीन को हम कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, टॉक्सिन्स की तरह भी यूज करा जाता है, एंड एज बायोलॉजिकल बफर्स की तरह भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सारा? चलो अब आगे बढ़े हम। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की कंपोजिशन आपको एक्सप्लेन करनी है। सो ट्राइग्लिसराइड इज अ ग्लिसराइड, वो तो है ही भाई, ग्लिसराइड ही है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के सिंगल मॉलिक्यूल से बना है, एस्टरीफाइड विद 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बना हुआ है ये, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट में, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में और एनिमल फैट में पाया जाता है। सिंपल, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड का। नेक्स्ट, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो मिल्क है वो कर्ड में या योगर्ट में जब कन्वर्ट होता है तो वो किस तरीके से होता है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताना, बट फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोटीन किस तरीके से जो कन्वर्ट होता है, मिल्क जो है प्रोटीन में, मिल्क जो है वो कर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो पॉलीमराइजेशन से बने अमीनो एसिड के, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। स्ट्रक्चरली प्रोटीन जो है हम उसको 4 लेवल में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी,
स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या है, हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉइलिंग और फोल्डिंग हो जाती है। क्वाटरनरी में क्या है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो चारों अपने आप में क्या है, अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, अब मिल्क की बात करें, मिल्क हैज मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या है, बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जब मिल्क को कर्ड में या योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दीज कॉम्प्लेक्सेस गेट डीनेचर्ड, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये डीनेचर्ड हो जाते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रस प्रोटीन में। बात समझ में आ रही है, मिल्क है, मिल्क में ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन जब हम इसको योगर्ट में या फिर कर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर होने से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लोबुलर प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लोबुलर प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे फिब्रस प्रोटीन में। ठीक है, फिब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर बाय द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन से सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो आंसर 10, अटेम्प्ट टाइट्रेशन। ठीक है, अटेम्प्ट टाइट्रेटिंग आपको ये करके देखना है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में ना काफी सारे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अटेम्प्ट टाइट्रेटिंग एन अमीनो एसिड अगेंस्ट अ weak base and discover the number of dissociating functional groups in the amino acid। तो ये आपको करना पड़ेगा, बट हम इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देते हैं कि टाइट्रेटिंग अ न्यूट्रल एंड अ बेसिक अमीनो एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस। ठीक है, जब आप इसका टाइट्रेशन करोगे न्यूट्रल या फिर बेसिक अमीनो एसिड का अगेंस्ट वीक बेस, तो उससे क्या होगा, विल डिसोसिएट ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को डिसोसिएट करेगा। वेयर एज टाइट्रेशन बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड एंड अ वीक एसिड, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड को अगर आप वीक एसिड के साथ में डिसोसिएट करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। बात समझ में आई? अगर एक न्यूट्रल या फिर बेसिक अमीनो एसिड है, इसका आप टाइट्रेशन करवाओगे, ठीक है, वीक बेस के साथ में, वीक बेस के साथ में यहाँ आप क्या करवा रहे हो, टाइट्रेशन करा रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में आपको ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। वेयर एज अगर आप एसिडिक अमीनो एसिड का टाइट्रेशन कराओ, ठीक है, टाइट्रेशन कराओ किसके साथ में, वीक एसिड के साथ में, वीक एसिड के साथ में, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको 2 या उससे ज्यादा 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था सिंपल सा जो आपको टाइट्रेशन करने बोला गया था, तो मैंने आपको यहाँ पे बिना टाइट्रेशन करे इनका आंसर बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप ट्राई करो इसको, आप जब भी स्कूल जाओ, प्रैक्टिकल हो, टाइट्रेशन करने बोला जाए, आपसे कराया जाए, तो ध्यान रखना ये आपको पता है कि जब अगर आप एक न्यूट्रल या बेसिक अमीनो एसिड का टाइट्रेशन करोगे वीक बेस के साथ में, तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, लेकिन जब आप एसिडिक अमीनो एसिड का वीक एसिड के साथ में टाइट्रेशन करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड एलेनाइन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा हाँ ओके, यहाँ पे उन्होंने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पूछा है जो है एलेनाइन, तो ये है एलेनाइन, तो ये इसका स्ट्रक्चर है CH3 NH2
COOH और H, ठीक है, ये इसका एलेनाइन का स्ट्रक्चर है, ये आप याद कर लेना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गम्स मेड ऑफ? इज फेविकॉल डिफरेंट? बताओ भाई, जो गम होता है, जो सभी को गम होगा है ना अभी, तो जो गम होता है वो कैसे बनता है, गम कैसे आता है बताओ। और ये बताओ क्या फेविकॉल का मजबूत जोड़ जो है वो अलग है और गम अलग है? बताइए जरा, सभी लोग सोचो जरा, गम जो है, गम है ना, वो उसमें वो किस तरीके से बना है, और क्या फेविकॉल और गम अलग अलग चीजें हैं? तो देखते हैं हम, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तभी फेविकॉल का मजबूत जोड़ होता है, गम जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, गम जो है वो पूरे टाइम का नहीं रहता है, ठीक है। अब गम आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, गम क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा 2 अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से बने हैं। बल्कि हम फेविकॉल की बात करें तो ये क्या है? पॉलीविनाइल एल्कोहल, PVA, ठीक है, पॉलीविनाइल एल्कोहल ग्लू है, ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, ये कोई पॉलीसैकेराइड नहीं है, पॉलीविनाइल एल्कोहल है, PVA, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? एवरीवन टेल मी, व्हाट आर एंजाइम्स? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंजाइम्स क्या है बताइए जरा, क्या काम होता है एंजाइम्स का? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम्स जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब आंसर देख लेते हैं हम जरा कि इनका क्या काम होता है, एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी तक एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, याद रखना ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन अ सेल, ये क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, बढ़ाते हैं रिएक्शन को। किसी भी रिएक्शन जो स्लो चल रहा है उसमें बीच में एंजाइम आ जाएगा, बोलेगा हाँ फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो भाई, बहुत स्लो पढ़ाई हो रही है, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी पढ़ाई की, ठीक है। फिर इसके बाद में दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल के छोटे 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 टुकड़े करने में भी ये मदद करते हैं। और ब्रिंग देम टुगेदर, या फिर इनको वापस लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम भी एंजाइम कर सकते हैं। मतलब ये इससे लार्ज से स्मॉल बनाना, फिर स्मॉल से फिर लार्ज बनाना, ये सारे कामों में क्या बोलते हैं, इन्हें हर चीज़ आती है, सारे काम कर सकते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। फिर एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं करेंगे कि भाई आप ऐसा है कि पढ़ ही नहीं रहे हो तुम, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, आप तुम शुरू ही नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो हम तुम्हारे पीछे नहीं लग सकते ना। लेकिन अगर जैसे तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है कि हाँ चलो मैम मुझे पढ़ना है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि हाँ बेटा यहाँ ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, और तुम्हें जल्दी जल्दी वीडियोज़ बना के दूंगी तो तुम स्पीड में पढ़ सकते हो। लेकिन तुम बुक ही नहीं उठाओगे तो मैं थोड़ी तुम्हारे घर पे आके तुम्हें ज़बरदस्ती बुक हाथ में दूंगी। तो एंजाइम वही है, एंजाइम वही है कि एंजाइम जबरदस्ती रिएक्शन चालू नहीं करा सकते हैं, एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। एंजाइम्स अफेक्ट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड नॉट द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं कर देंगे ये, ठीक है, सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, रेट बढ़ाएंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। Most of the enzymes have high turnover number. Turnover number of an enzyme is the number of molecule of a substance that is acted upon by an enzyme per minute. ठीक है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स का जो टर्नओवर नंबर होता है वो हाई होता है। हाई टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम होने की वजह से एंजाइम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। हाई टर्नओवर नंबर है तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, इनका एक्शन है स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी एक एंजाइम जो है ये कुछ और रिएक्शन करा रहा है और फिर वही एंजाइम जाके दूसरी जगह पे कोई और रिएक्शन कराएगा, नहीं, एक एंजाइम का पर्टिकुलर एक्शन होता है, स्पेसिफिक एक्शन होता है, ठीक है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इन्हें ऑप्टिमम पीएच पे मिलेगी 6 से 8 के बीच में। The velocity of the enzyme increases with increase in substrate concentration. Substrate concentration बढ़ाने से enzymatic activity बढ़ जाएगी और ultimately reaches maximum velocity, ठीक है। इतने सारे हमने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एटलीस्ट इनमें से आप 5 पॉइंट तो याद कर ही लेना, है ना। 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। हमें इतना बस पता रहता है एंजाइम आदि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं भाई एंजाइम, इसके आगे भी तो पता होना चाहिए। तो इतने सारे काम करते हैं एंजाइम, तो ये सारे काम आपको याद रखने हैं इन एंजाइम्स के। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स के थे। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे और आगे का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।